हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप कैसे हो आप सभी। मैं राकेश कुमार शर्मा केडीसी एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो कल हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हीट ट्रांसफ़र में ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कन्वेक्शन, रेडिएशन, ब्लैक बॉडी कंसेप्ट, किरचॉफ लॉ, स्टीफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट और सोलर कांस्टेंट। ठीक है, ये सारे ये नेमिंग और इनके नेम से ही क्वेश्चन बनता है। स्टीफन्स लॉ क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, वीन्स लॉ क्या होता है, या फिर न्यूमेरिकल, इनके नाम से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए कल वाले टॉपिक पर चलते हैं। आपने देखा होगा ठंड के टाइम में जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो जो कोई भी झील होती है अपने पास या फिर वाटर बॉडी जितनी भी होती हैं उनका जो पानी होता है ऊपर से जम जाता है, लेयर जम जाती है, मोटी लेयर। ठीक है, वो कूलिंग के कारण जमती है। नीचे तो 4 डिग्री सेल्सियस पानी रहता है। क्वेश्चन ये भी तो पूछा जाता है कई बार अपने को, जी अगर ठंड के टाइम में ऊपर बर्फ़ जम जाती है तो फिर मछलियाँ जिंदा कैसे रहती हैं तालाब के अंदर। मछलियाँ जिंदा क्यों रहती हैं? क्योंकि तालाब के बिल्कुल अगर बेस की बात करेंगे, बेस पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है वाटर की, और वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक उसका हमेशा बना ही रहता है, इसलिए मछलियाँ कहाँ चली जाती हैं? तल में चली जाती है, वहाँ पर जिंदा रहती हैं ठंड के टाइम में। लेकिन अपना क्वेश्चन ये है, जो थिकनेस जमती है, ये मान लेते हैं कोई भी तालाब रहा होगा, ठंड के टाइम में इतनी वाइड थिकनेस की क्या जम गई, इसके ऊपर परत जम गई। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, वाइड थिकनेस कुछ भी हो सकती है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 10 सेंटीमीटर की मोटाई जमने में इसको 10 मिनट का टाइम लगा, या फिर 10 सेंटीमीटर जमने में इसको लगा होगा 20 मिनट का टाइम। तो फिर 10 से 20 सेंटीमीटर डबल होने में कितना टाइम लगेगा? डबल होने में कितना टाइम लगेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना मोटाई तक जाती है, तो उनको ऐसे सॉल्व करते हैं। टाइम T1 ये, डबल जाएगी तो टाइम T2 2 का स्क्वायर, ट्रिपल जाएगी तो टाइम T3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम का रेशियो अपने पास, तो यहाँ से रेशियो निकाल, यहाँ पर 10 रख दो, T2 पूछा है तो इनके साथ में कंपेयर कर दो इसको। ठीक है, तो डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ऐसे जाने में जितना भी टाइम लगेगा यहाँ से सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी को हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। टाइम टेकन टू चेंज थिकनेस, y2 2/2 2/2 3/3 3/2 4/, ऐसे करके डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा 3, 1 3 5 का रेशियो ये होता है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने को देखना नहीं है, क्योंकि इसका ना तो क्वेश्चन बना है अभी तक और बनने के भी कोई चांस नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है इसके ऊपर। अगर क्वेश्चन बढ़िया से इनको बनाना है तो वो कन्वेक्शन का बना देते हैं। कन्वेक्शन का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कन्वेक्शन देखते हैं। ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, बस अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए तो यहाँ से टिक कर देना। बाकी न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे कन्वेक्शन के ऊपर। कन्वेक्शन देखिए, कन्वेक्शन क्या होता है? हीट ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ द मीडियम। मीडियम खुद जाता है हीट एनर्जी लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो जो dQ/dt होता है मेरे पास, हीट ट्रांसफर पर सेकंड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के ऊपर, केस फर्स्ट। हीट ट्रांसफर पर सेकंड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। यहाँ हवा गर्म हुई, दूसरे प्लेस पर जाएगी, तो दोनों के बीच में तापमान का अंतर कितना है? टेम्परेचर डिफरेंस। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो Q/Q2 इज इक्वल टू में प्रपोर्शनलिटी के साइन को उठाएंगे, H आ जाएगा, HA/ΔT। क्या फॉर्मूला बन गया? HA/ΔT। इट इज़ द रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, H क्या अपने पास? कन्वेक्शन कांस्टेंट है। क्या है? कन्वेक्शन कांस्टेंट। डिपेंड ऑन द मीडियम, डिपेंड ऑन द मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। मीडियम क्या ले रखा है? वाटर ले रखा है, एयर ले रखा है, या फिर और भी कोई मीडियम हो सकता है, लिक्विड स्टेट में, फ्लूइड की स्टेट में। ठीक है, कन्वेक्शन के केस में तो मीडियम अगर मूव करके जा रहा है तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, मीडियम की अलग अलग होती है। ये एरिया हो गया, कितने एरिया में जा रही है, कोई भी एयर है मीडियम में, कितना एरिया उसका हीट को लेकर के जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये एरिया हो गया अपने पे। टेम्परेचर T डेल्टा T, जहाँ से जा रहा है और जहाँ पर जा रहा है दोनों के प्लेस का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? टेम्परेचर डिफरेंस, ये कन्वेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो हॉट ब्रीज और कोल्ड ब्रीज का बनता है। कैसे बनेगा? देखिए, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। नॉन टेक्निकल में काफ़ी क्वेश्चन RRB में इस बार पूछा गया, रेलवे वाले में कौन सा क्वेश्चन बनता है कि जी लैंड ब्रीज क्या होती है? लैंड ब्रीज
और सी ब्रीज क्या होती हैं? सी ब्रीज मीन्स समुद्री हवाएं और स्थलीय हवाएं, समुद्री हवाएं और स्थलीय हवाएं। सी ब्रीज किसको बोलते हैं? जो हवाएं समुद्र से पृथ्वी की तरफ चलती हैं। और लैंड ब्रीज किसको बोलते हैं? जो पृथ्वी से समुद्र की तरफ चलती हैं। देखिए केस क्या होता है, ये मान लेते हैं कोई भी लैंड है, अपने पास पृथ्वी है और यहाँ पर समुद्र है, पानी भरा हुआ है। दिन के टाइम में क्या होता है, सन निकला यहाँ से, सन की रेडिएशंस ऐसे करके आती हैं। ये रेडिएशंस लैंड के ऊपर भी फॉल होती हैं और सी के ऊपर भी फॉल होती हैं। यहाँ पर रेडिएशंस, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, ये क्या हो गया अर्थ और ये क्या है अपने पास सी। तो एक प्रॉपर्टी होती है पानी में और मिट्टी में, क्या? मिट्टी ब्लैक बॉडी होती है। और ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? जो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर ले और जल्दी हीट को अपने अंदर से निकाल दे। तो जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर एक प्रॉपर्टी मिलती है, ये पानी से पहले गर्म होती है और पानी से पहले क्या होती है? ठंडी होती है। तो जैसे दिन के टाइम में सूरज निकला होगा तो समुद्र तो गर्म हुआ नहीं होगा, ये अर्थ पहले गर्म हो गई होगी। तो अर्थ पहले गर्म हो गई होगी, तो अर्थ के ऊपर की जो हवा है, अगर ये पहले गर्म हो गई होगी तो इसके ऊपर की जो एयर रही होगी ये गर्म हो गई होगी। जब ये गर्म हो जाएगी तो डेंसिटी कम, तो गर्म होकर एयर कहाँ पर चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। कहाँ पर चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। और इस खाली स्थान को भरने के लिए हवा चलना शुरू कर देगी समुद्र से अर्थ की तरफ, ऐसे करके। तो जो दिन का टाइम होता है, डे के टाइम में समुद्र से पृथ्वी की ओर हवा चले तो कौन सा सी टाइम होता है? सी ब्रीज। कौन सी हवा चलती हैं? समुद्री हवाएं चलती हैं। कौन सी हवा चलती है? समुद्री हवाएं। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा कि डायरेक्शन पूछेगा या तो दिन के टाइम में जो हवा चलती है वो समुद्र से पृथ्वी की तरफ चलती है या फिर पृथ्वी से समुद्र की तरफ, तो क्या आंसर देंगे? समुद्र से पृथ्वी की तरफ, ठीक है। सी ब्रीज होती है, समुद्री हवाएं चलती हैं। दिन के टाइम। रात के टाइम की बात करते हैं, सूरज बुझ गया, क्या हो गया? सूरज यहाँ से चला गया। सूरज क्या कर गया? पृथ्वी को भी गर्म कर गया और इसको भी गर्म कर गया। पृथ्वी के पास जल्दी गर्म होने की टेंडेंसी है, मिट्टी के पास में उतनी ही जल्दी ठंडा होने की टेंडेंसी है। तो रात के टाइम में क्या होगा? जब यहाँ पर अर्थ गया और मून आ गया, क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ गया? मून आ गया। तो ये दोनों गर्म थे, तो समुद्र से पहले कौन ठंडा हो जाएगा? पृथ्वी। तो समुद्र तो अभी भी गर्म है, तो नाइट के टाइम में समुद्र गर्म रहेगा, पृथ्वी, तो समुद्र की जो हवाएं रहेंगी वो गर्म है तो ऊपर रहेंगी, तो इनका स्थान घेरने के लिए हवा कैसे चलना शुरू कर देगी? ऐसे शुरू कर देगी, ठीक है। तो जो नाइट की बात करते हैं रात के टाइम में, तो नाइट के टाइम में कौन सी चलती है? लैंड ब्रीज चलती है। क्या चलती है? धरातलीय हवाएं। तो डायरेक्शन अगर पूछता है, दिन के टाइम में हवाएं समुद्र से पृथ्वी की ओर चलती हैं और रात के टाइम में हवाएं कहाँ चलती हैं? पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं, पृथ्वी से समुद्र की ओर। ये दो बेसिक क्वेश्चन है और ये थ्योरी में क्वेश्चन पूछे गए। SSR में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और एयरफोर्स में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि दिन के टाइम में डायरेक्शन क्या होती है? लैंड टू और सी होती है, फिर सी टू लैंड होती है। नाइट के टाइम में क्या होती है? लॉजिक उसका यह होता है कन्वेक्शन। किस कारण चलती हैं हवाएं? कन्वेक्शन प्रोसेस से चलती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट रेडिएशन की। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन तीसरा मेथड है हीट ट्रांसफर का। इसमें किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती थी, सन होता था और सन से क्या होती थी? रेडिएशंस आती थी। ये क्या होता है? सन से रेडिएशंस ऐसे करके आती है, ठीक है। ये रेडिएशंस कितने एरिया में आकर के फैलेगी? तो जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। क्या होता है? इंटेंसिटी। इसकी बात करेंगे सनलाइट की इंटेंसिटी की, तो क्या है? एनर्जी ट्रांसमिट पर सेकंड पर यूनिट एरिया। पर सेकंड पर यूनिट कितनी एरिया में एनर्जी जाएगी? द इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में डिस्टेंस के स्क्वायर को होता है। डिस्टेंस डी क्या है अपने पास? डिस्टेंस फ्रॉम
सन। अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी से सन की डिस्टेंस कितनी है। किसी दूसरे प्लेनेट की बात करेंगे मंगल ग्रह की, मंगल से सन की डिस्टेंस कितनी है। किसी तीसरे प्लेनेट की बात करेंगे उससे सन की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस होती है। जो जिस किसी भी दूरी की बात करेंगे तो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। तो I1/I2 इज इक्वल टू में D2/D1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, I1/I2 इज इक्वल टू में D2/D1 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब कोई भी अपने पास हीट का सोर्स है यहाँ पर, तो इससे जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी कम हीट ट्रांसफ़र होगी, उतनी इंटेंसिटी किसकी होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपने देखा भी होगा, बल्ब है, कोई बल्ब यहाँ पर जला दो तो बल्ब के पास हीट ज़्यादा होगी, थोड़ी दूर जाओ, थोड़ी जितना दूर जाते जाएंगे हीट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितनी हीट रिलीज हो रही है वो, या फिर कितनी हीट पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो सोर्स से जितने दूर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती है। जितने नज़दीक आते जाएंगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, ये था अपने पास रेडिएशन का कंसेप्ट। क्या था, रेडिएशन का। अब हम ब्लैक बॉडी कंसेप्ट पढ़ते हैं। ब्लैक बॉडी कंसेप्ट क्या होता है, तीनों समझ में आ गए होंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है इसलिए मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है। आपको इंटेंसिटी दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। आप पूछेगा डिस्टेंस डबल कर दोगे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस 5 गुना कर दोगे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस को हाफ कर दो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ब्लैक बॉडी कंसेप्ट, ब्लैक बॉडी कंसेप्ट। ब्लैक बॉडी कंसेप्ट क्या होता है, देखो आपने देखा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने हीट एनर्जी डाली, ये अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जब इसके ऊपर रेडिएशंस फॉल होंगे, क्या होंगे, रेडिएशंस फॉल होंगे, ऐसे करके हीट एनर्जी इसके ऊपर आई Q। तो इस हीट एनर्जी को 3 कैटेगरी में स्प्लिट होना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट होना पड़ेगा, कुछ एनर्जी तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ क्या हो जाएगी इसके अंदर, एब्जॉर्ब हो जाएगी, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब ये गर्म हो जाएगा तो कुछ इसके अंदर से रिलीज होगी, तो एनर्जी ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो हीट एनर्जी इसके ऊपर फॉल हुई थी, रेडिएशंस हमने इसके ऊपर डाले थे, रेडिएशंस क्या हुए, 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। क्या हुए, 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। कैसे, ये जो हीट एनर्जी डाली थी कुछ तो कहाँ पर चली गई, रिफ्लेक्शन में, कुछ कहाँ पर चली गई, एब्जॉर्प्शन में, कुछ कहाँ पर चली गई, ट्रांसमिशन में चली गई। ठीक है, तो ये बॉडी, इसकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी है, इमिसिविटी कितनी है, एब्जॉर्बेबिलिटी कितनी है, एब्जॉर्बिटी कितनी है। तो उसको कैसे हम लोग ई रिफ्लेक्टिविटी निकालेंगे, तो रिफ्लेक्ट कितनी हुई है और टोटल कितनी थी, ऐसे निकालेंगे। एब्जॉर्बिलिटी निकालेंगे इसकी, तो कितनी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी हीट एनर्जी और टोटल हीट कितनी थी, ऐसे निकालेंगे। अगर हम इसकी एमिसिविटी निकालेंगे, कितनी एमिसिव हुई है या फिर ट्रांसमिट हुई है, इसको एमिसिविटी बोलते हैं। इसको QE से भी रिप्रेजेंट कर दो, एमिसिविटी, कितना एमिशन किया इसने हीट एनर्जी का, कितना हीट एनर्जी का एमिशन किया है। तो हीट की एमिसिविटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, कितना इसने एमिशन किया और टोटल कितना था। ठीक है, ब्लैक बॉडी के केस में क्या होता है, बॉडी टोटल एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेती है और टोटल एनर्जी को क्या कर लेती है, अपने अंदर से रिलीज कर देगी, ट्रांसमिट कर देगी, अपने अंदर से एमिसिव कर देगी, क्या कर देगी, एमिट कर देगी। ठीक है, तो देखिए ब्लैक बॉडी कंसेप्ट अपने को यही बताता है, इसकी रिफ्लेक्टिविटी 0 हो जाएगी, इसकी एमिसिविटी 0 हो जाएगी और इसकी टोटल हीट एनर्जी बराबर हो जाएगी एब्जॉर्बेबिलिटी की। ब्लैक बॉडी इज द बॉडी विच एब्जॉर्ब द 100% एनर्जी फॉल ऑन इट। आपने ब्लैक बॉडी देखे होंगे, इसका एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि उसने 4 ऑप्शन अपने को दिए थे। एक तो दे दिया होल, कोई भी एक होल कर दिया, एक दो दिया उसने काजल दे दिया, एक कागज़ दे दिया, एक अदर ऑब्जेक्ट कोई भी मेटल दे दिया। इनमें से कौन परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। तो जिसकी जो एब्जॉर्बेबिलिटी है ये 100% हो जाए, इट इज़ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे इसको, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने कहा 3 कप है अपने पास टी के,
चाय के 3 कप हैं और इन चाय के तीनों कपों का कलर अलग अलग है। इस कप का कलर मान लेते हैं हम लोग वाइट, इस कलर का मान लेते हैं हम लोग ब्लैक, इसका मान लेते हैं ब्लू। क्या मान लेते हैं? ब्लू। ये 3 कप है और तीनों कप के अंदर चाय रखी हुई है। क्या है? तीनों कप के अंदर हमने चाय भर दी। इन विच कप, कौन से कप में चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी? चाय जल्दी ठंडी, एक तो वाइट कलर का कप है, एक ब्लैक कलर का है, एक ब्लू कलर का है। तो कौन से कलर में हो जाएगी? ब्लैक कलर में हो जाएगी। क्यों? ब्लैक कलर की ये टेंडेंसी होती है, ब्लैक बॉडी की ये टेंडेंसी होती है, जितना जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेगी उतना जल्दी निकालेगी, या फिर 100% एब्जॉर्बिलिटी, 100% एमिसिबिलिटी। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए फिर अपने को लॉ दिया किरचॉफ साहब ने। किरचॉफ साहब क्या कहते हैं देखिए, तो ब्लैक बॉडी कंसेप्ट क्लियर है। ब्लैक बॉडी के ऊपर कोई बॉडी फॉलो होगी 100% को एब्जॉर्ब कर लेगी, इसकी एब्जॉर्बिलिटी क्या होगी? 100%। टोटल हीट बराबर किसके रहेगा? Q 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, ये होता है ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ साहब क्या कहते हैं देखिए, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ अपने को बताते हैं गुड एब्जॉर्बर, गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट जितना अच्छे से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जो ऑब्जेक्ट जितना अच्छे से हीट एनर्जी को, या फिर जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी को, या फिर जितना जल्दी हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, उतना जल्दी क्या करेगा? वो निकालेगा। जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा हीट एनर्जी करेगा, एब्जॉर्व करेगा, उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकालेगा। तो क्या कहता है? गुड एब्जॉर्वर आर गुड एमिटर, इट इज द किरचॉफ्स लॉ। बस एक लाइन का कंसेप्ट है। तो इसका उल्टा अपने को पेपर में पूछा गया, एयरफोर्स नेवी में कई बार, कि गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर, विच हु स्टेटेड दिस लॉ। किसने इस दिस लॉ को स्टेट किया था, दिया था? तो किसने दिया था? किरचॉफ साहब ने दिया था अपने को। ठीक है, स्टीफन्स लॉ। नेक्स्ट है अपने पास स्टीफन्स लॉ। स्टीफन साहब क्या कहते हैं अपने पास, ये अपने पास कोई भी सोर्स है, ठीक है, यहाँ से एनर्जी बाहर निकालेगी, एनर्जी क्या होगी? एमिट होगी। तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं टी टेम्परेचर है। क्या है? टी टेम्परेचर है। तो एनर्जी रिलीज पर सेकंड पर यूनिट एरिया, किसकी बात करेंगे? एनर्जी रिलीज या फिर एमिट पर सेकंड पर यूनिट एरिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में टेम्परेचर की पावर 4। टेम्परेचर की पावर 4 क्या क्या रहेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओ यहाँ से E, तो कांस्टेंट आ गया T की पावर 4। तो एनर्जी रिलीज पर सेकंड पर यूनिट एरिया ये हो जाएगा। ये क्या हो गया अपने पास? स्टीफन कांस्टेंट। क्या हो गया? स्टीफन्स कांस्टेंट हो गया। और स्टीफन कांस्टेंट की मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है? स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू होती है अपने पास स्टीफन 5, 6, 7, 10 की पावर -8। याद रखेंगे, आसान कंसेप्ट है। वैल्यू कैसे याद रखेंगे? 5, 6, 7, 8। कैसे याद रखेंगे वैल्यू? 5, 6, 7, 8। अगर इसकी यूनिट की बात याद करेगा, 5, 6, 7, 8 का मतलब 5.67 10 की पावर -8 हो गया। इसकी यूनिट अगर पूछता है तो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। क्या पूछेगा? वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। दिख रहा है सभी को? वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। जो ये तो एनर्जी ये था ना, E/T की पावर 4। तो पर मीटर पर सेकंड पर यूनिट एरिया की बात की ना इसने। तो देखिए यूनिट कैसे निकाली हमने इसकी। देखिए ये थी एनर्जी रिलीज पर सेकंड पर यूनिट एरिया। क्या? पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये तो थी एनर्जी। और ये टेम्परेचर की पावर 4 ये है। तो एनर्जी तो जूल में नापते हैं ना, तो एनर्जी रिलीज पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो ई की यूनिट तो ये आ गई, ये टी है। तो जूल पर सेकंड क्या होता है? वाट। तो वाट देखिए पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 यूनिट आ गई, स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट।
इसको याद रखना, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में हम लोग मिस्टेक करते हैं, एनर्जी समझते हैं, एनर्जी जूल होती है और जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला mL/T/2 हम लोग पुट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं यहाँ पर, एनर्जी रिलीज पर सेकंड पर यूनिट एरिया एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो पर सेकंड पर यूनिट एरिया को भूलना नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या होता है अपने पास, कोई भी बॉडी है उसका टेम्परेचर T है तो अपने अंदर से कितनी हीट एनर्जी निकाल सकता है? इतनी हीट एनर्जी निकाल सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो ये पर सेकंड पर यूनिट एरिया की बात है ना। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे किसी सरफेस की तो टोटल एनर्जी रिलीज कितनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को एरिया से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया इंटू में सिग्मा इंटू में T की पावर, इट इज़ द टोटल एनर्जी रिलीज। क्या होगी? टोटल एनर्जी रिलीज इतनी हो जाएगी इसके अंदर से। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताते जाएंगे किसी भी कंसेप्ट का। ये मैंने टोटल एनर्जी आपको क्यों बताई? देखिए, कोई भी चीज़ स्टेटमेंट आपको बताता हूँ उसके पीछे एक रीज़न होता है, क्वेश्चन उसके ऊपर पेपर में बना हुआ है, चाहे एयरफोर्स में बना हो, चाहे एनडीएम बना हो, चाहे नेवी में बना हो, चाहे आरआरबी में बना हो, कहीं भी बना हो एक क्वेश्चन। ये टोटल एनर्जी बनाने के पीछे मेरा रीज़न है आपको सोलार कॉन्स्टेंट बताना। तो सोलार कॉन्स्टेंट देखिए क्या होता है, स्टीफन्स लॉ क्लियर है सभी को? सोलार कॉन्स्टेंट, सोलार कांस्टेंट। सोलार कांस्टेंट देखिए रियलिटी में होता क्या है, सन निकला, सन से यहाँ पर हीट एनर्जी आई, सन से क्या हुई, हीट एनर्जी रिलीज हुई। जब सन से हीट एनर्जी रिलीज होती है पृथ्वी के ऊपर फैल जाती है टोटल प्रकाश की फॉर्म में, क्या है, लाइट की फॉर्म में फैल जाता है। तो पृथ्वी के पर यूनिट एरिया पर कितनी सन की लाइट पड़ी, दैट इज द सोलार कांस्टेंट। क्या है? पृथ्वी के टोटल एरिया पर काउंट ना करके पर यूनिट एरिया पर जितनी लाइट होगी, सन ने तो अपनी लाइट यहाँ से भेज दी, तो पर यूनिट एरिया जितनी लाइट फॉल होगी दैट इज द सोलार कांस्टेंट। तो देखिए सन के अंदर से टोटल लाइट कितनी निकली होगी, ये सन मान लेते हैं, क्या है, सन। यहाँ से लाइट एनर्जी ऐसे करके फॉल होगी, लाइट एनर्जी कैसे फॉल होगी, ऐसे फॉल होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी एमिट की होगी सन ने? अभी हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू में एरिया इंटू में सिग्मा इंटू में T की पावर 4। T टेम्परेचर है, सिग्मा के अपने पास स्टीफन कांस्टेंट है और एरिया ये हो गया। एरिया किसका? सन। तो सन की रेडियस में कैपिटल R मान लेता हूँ, सन की रेडियस क्या मान लेता हूँ, कैपिटल R। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा T की पावर 4। इट इज़ द एनर्जी रिलीज फ्रॉम सन, टोटल एनर्जी। ये एनर्जी पृथ्वी के ऊपर फॉल होगी, क्या होगी, पृथ्वी के ऊपर फॉल होगी। तो सनलाइट को सन से पृथ्वी तक आने में कितनी दूरी चलनी पड़ी, इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल r मान लेता हूँ। तो जितनी डिस्टेंस चलनी उतने एरिया में ये सन की लाइट फैली होगी ऐसे करके, r डिस्टेंस चली तो r एरिया में टोटल ऐसे करके सन की लाइट फैली होगी। तो पर यूनिट एरिया कैसे निकलेगी, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया निकालूंगा मैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया तो क्या हो जाएगी, 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा T की पावर 4। पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्मॉल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, टोटल एरिया में कितने में फैलेगी सन की लाइट, तो पर 4 पाई से 4 पाई। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया इसको मैं S से रिप्रेजेंट करूँगा, एनर्जी सोलार कांस्टेंट निकलता है एनर्जी पर यूनिट। तो S इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सिग्मा R की पावर 2 T की पावर 4 और स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे को वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ कौन कौन सी पुट करनी है, देखिए सिग्मा की वैल्यू मेरे को पता है 5, 6, 7 और 8 10 की पावर। सन की रेडियस, सन की रेडियस एक सेकंड आपको बताता हूँ, रेडियस ऑफ सन है 7 इंटू में 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। सन की रेडियस कितनी है, 7 इंटू में 10 टू द पावर 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द सन, ठीक है। और स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, पृथ्वी से सन की दूरी या फिर सन से पृथ्वी की दूरी 1.5 इंटू में 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। कितनी है, 1.5 इंटू में 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। ये डिस्टेंस यहाँ पर आ गई मेरे पास, ये वैल्यू दिखाई दे रही है सबको ये। और टेम्परेचर कितना होता है, सन का टेम्परेचर पता है सरफेस का कितना होता है, 6000 केल्विन, मैंने बताया था आपको कितना होता है, 6000। इन सारी वैल्यूज़ को उठा करके मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो सोलार कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। एंड द वैल्यू ऑफ सोलार कांस्टेंट विल बी
2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्या आएगी सोलर कांस्टेंट की 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सोलर कांस्टेंट। क्या है सोलर कांस्टेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। किसी को कोई डाउट है? वाट में निकालनी हो तो आती है अपने पास कितनी, वाट में भी निकाल सकते हैं, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दो, सॉरी कैलोरी से जूल में, तो 4.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जूल में आंसर आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट ही है। अब है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, क्लियर होगा सभी को? सोलर कांस्टेंट। अगर ये डायरेक्ट भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सोलर कांस्टेंट, बता देंगे। अगर वैल्यू अपने को पूछता है, वैल्यू बता देंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अपने को ये चीज़ बताता है, बॉडी जितनी ज़्यादा हॉट होगी उतनी जल्दी ठंडी भी होगी, जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी ठंडी होगी। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बता देता हूँ मैं क्या होगा। देखिए θ1 माइनस के θ2 बाई टी इजिकल टू आ जाएगा के θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस के θ0। इसको समझिए होता क्या है। थीटा टेम्परेचर है, यहाँ पर समझ जाइए। थीटा क्या है, टेम्परेचर ले रखा है मैंने। इसकी जगह टी भी लिख सकते हैं, केल्विन भी लिख सकते हैं, एज यू विश। ये बताता क्या है अपने को, ये बताता है अपने को अगर कोई बॉडी है, इसको ध्यान से देखेंगे, ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर है θ1, मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। इसको ठंडा हुआ, ठंडा कहाँ पर हो गया, θ2 40 डिग्री तक हो गया। ये जो θ0 होता है अपने पास, ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। कोई वस्तु रही होगी, ये वस्तु है और मैंने यहाँ पर रखी हुई है, तो इसके आसपास का जो एरिया है सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर क्या है, θ0 है। ये 40 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में इसको टाइम लगा होगा 10 मिनट का। कितना टाइम लगा, 10 मिनट का। तो 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूँ, कोई वस्तु 50 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर रखी हुई है, 50 से 40 तक ठंडा होने में उसको 10 मिनट का रन, 40 से 30 तक ठंडा होने में कितना, तो यहाँ पर रखिए। θ1 क्या है मेरे पास, पहले का टेम्परेचर कितना था 50 से 40 तक जाने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट का। के की वैल्यू मेरे पास है नहीं, 50 प्लस 40 बाई 2, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या मान लेता हूँ मैं, 25 डिग्री θ0 की वैल्यू। ठीक है, देखिए 50 माइनस के 40 कितना हो गया, 10, तो ये वैल्यू 1 आ गई मेरे पास के, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 माइनस के 25 कितना, 20 बच गया मेरे पास। तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/20। के की वैल्यू कितनी आ गई, 1/20। अब मेरे को 40 से 30 तक जाना है, टाइम पूछना है, तो कहाँ पर जाना है मेरे को, 40 से 30 तक दोबारा अप्लाई करो, 40 से 30 तक जाना है, टाइम मेरे को निकालना है। के की वैल्यू 1/20 आ गई, कहाँ जाना है, 40 से 30 तक जाना है बाई 2, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यहाँ से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लास्ट अपने पास वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखिए 1 सेकंड का क्वेश्चन है अपने पास, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कुछ नहीं बताता है अपने को, बस एक चीज़ बताता है, और वो चीज़ क्या बताता है, देखिए अगर अपने पास वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बताता है, ये कोई भी वस्तु है अपने पास, ठीक है, इसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो इसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलेगी उसकी वेवलेंथ मेरे को चाहिए, तो वेवलेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, टेम्परेचर के। तो वेवलेंथ इनटू में टेम्परेचर बराबर में कांस्टेंट बी हो गया। क्या हो गया मेरे पास, कांस्टेंट बी आ गया। और बी की वैल्यू क्या होती है, 2.89 10 की पावर -3, 2.89 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर केल्विन। क्लियर सभी को,
कोई डाउट इसके अंदर? वीस डिस्प्लेसमेंट लो क्या कहता है, कोई वस्तु जितनी गर्म है इसके अंदर से रेडिएशंस निकालेंगे, इन रेडिएशंस का मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस वेवलेंथ, तो वेवलेंथ टेम्परेचर का क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ये रिलेशन आ गया, बी का यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये लास्ट कंसेप्ट था अपना, ठीक है, हीट ट्रांसफर का।